नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और अब बात करेंगे कमोडिटीज़ की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, chartandtrade.com के फाउंडर विकेश बगारिया और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के CEO अशोक दलवाई। उनसे जानेंगे आउटलुक 2025 में अब एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर को क्या करना चाहिए। लेकिन पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, जिस तरह से हमने सोने चांदी में आज गिरावट आते हुए देखी है, चांदी की अगर बात करें तो अपने हाई से 15% फिसल चुकी है और सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 7 से 8% गिर चुका है। ऑफ कोर्स जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी उनके लिए तो ठीक है, जिन लोगों ने नहीं खरीदा था उनके लिए ये भी ठीक है। क्या राय देंगे उन्हें? जी बिल्कुल मनीषा जी, जो फेड का आउटलुक था 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ, पर जो गाइडेंस उन्होंने दिया 2025 के लिए वो सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट कट करने की बात की। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो 2026 में सिर्फ 2.1% तक बताया। मतलब इन्फ्लेशन साइड कहीं ना कहीं कंसर्न है, जॉब क्रिएशन के लिए भी कंसर्न, और इसी के चलते बाजार में पैनिक हुआ और मार्केट गिरा नीचे। बट एक जो फॉल आता है गोल्ड के हिसाब से 5-7%, अब ये 80,000 रुपए का काउंटर हो गया। 5 to 7% इतना फॉल आना इसमें बहुत स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि अभी ये करीब करीब 75,500 75,700 के आसपास स्टेबलाइज हो जाएगा और ऊपर में 76,700 के आसपास स्टेबलाइज होगा। सिर्फ इंट्राडे का स्ट्रेटेजी किसी को ट्रेड करना हो तो आई थिंक अराउंड 76,150 के आसपास बाय करना चाहिए और 76,600 के टारगेट के लिए एक या दो दिन के हिसाब से, और डाउन साइड 75,600-900 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। विकास, अगर आप चांदी के देखें तो जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, 29 के लेवल भी एक समय पे तो न्यूयॉर्क सेशन में भी टूटते हुए नजर आए थे। क्या चार्ट्स बहुत बेरिश लगते हैं यहाँ से? जी देखिए, चांदी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला 1 लाख का हाई बनाने के बाद में। उसको सेकंड टाइम री अटेम्प्ट किया क्रॉस करने का, बट कर नहीं पाया। बट अब लगता है कि चांदी में जो है एक बेयरिश माहौल बनने वाला है। वीकली में एक खाली सपोर्ट जोन है 88,200 का, जो कि वीकली में ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन आज और कल के अंदर में ये फिसलते हुए वीकली क्लोजिंग 88,000 के नीचे दिखता है तो चांदी में कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग्स देखने मिलेगी, जो कि इसको 86,000 और 84,000 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। तो मेरे हिसाब से चांदी 88,000 के नीचे सेल करना चाहिए, 89,200 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 86,000 और 84,000 के टारगेट्स आपके रडार पे होने चाहिए। जी मैम। ओके, यानी कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। वो 2% की गिरावट यहाँ पर जारी है और ये इस वक्त है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी है और भारतीय बाजारों में रुपए के गिरावट के बावजूद भी हमने एक अंडर परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर बनते हुए देखी है। दिनेश जी, मेटल्स की अगर अब यहाँ पर बात करें तो ऑफकोर्स US डॉलर भी है, US फेड भी है, चाइना की तरफ से कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस आया नहीं है, सभी चीज़ें यहाँ पर बॉदर कर रही हैं। मेटल्स में अगर कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो इस साल के लिए, या फिर अगर आप कहेंगे कि अब सीधा फर्स्ट क्वार्टर 2025 ही देखा जाए, तो क्या राय देंगे? जी बिल्कुल मनीषा जी, कोई भी सकारात्मक न्यूज नहीं आ रही है बेस मेटल्स के हद तक के, ना चाइना से कोई स्टिमुलस पैकेजेस आ रहा है और डॉलर इंडेक्स निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह तो हमारे यहाँ रुपी थोड़ा सा वीक हुआ है, इसी के चलते प्राइसेस भी यहाँ पर इन लेवल पर ट्रेड कर रही है। मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर मैं कॉपर की बात करूं तो डाउन साइड मुझे 765 रुपए लगता है और अपसाइड 840 रुपया लगता है। मुझे लगता है कि ये आने वाले 3 महीने में इसी दायरे में, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अनलेस एंड अनटिल की बहुत ही कोई बड़ा स्टिमुलस पैकेज चाइना की ओर से आए या वहां के रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही बड़ा कुछ रिवाइवल हो। मुझे लगता है 765-840 यह दायरा अगले 3 महीने के लिए मेंटेन रहना चाहिए। विकास, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? क्योंकि जिंक की तरफ से आउट परफॉर्मेंस है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद कॉपर है, पर ये तो YTD की परफॉर्मेंस है। अगर हम वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ देखें तो ये नेगेटिव है। आप क्या राय देंगे? जी मैम, देखिए जैसे दिनेश सर ने बताया कि जो कोई स्टिमुलस अगर जब तक कुछ नहीं आता या कोई रिवाइवल के संकेत नहीं मिलते हैं तब तक यहाँ पे एक दायरे का काम होगा। जैसे मैं खुद कॉपर में जो दायरा देख रहा हूँ 745 से लेके 830 का दायरा देख रहा हूँ। मेरे को खुद को लगता है कि कॉपर इस रेंज पे काम करता हुआ नजर आएगा। डेली चार्ट में इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली फोर्थ टाइम ब्रेक किया है, तो लग रहा है कि अब ये 820-25 के ऊपर भी जाने में संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। तो अगर कोई लेना भी चाहता है तो 760 765 का जो जोन है वो थोड़ा सा सेफ लगता है कॉपर को लेने के लिए। वही एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम में अब एक बेयरिश ट्रेंड चालू होता हुआ नजर आ रहा है। एल्यूमिनियम में वीकली चार्ट पे एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और मेरे को लगता है कि एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं यहाँ से 5 से 6% का एक करेक्शन दे सकता है। हाई रेंज पे 250 255 रेजिस्टेंस का टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है और बॉटम पे कहीं सपोर्ट 229 और 230 के करीब का देखने मिलता है मैम। राइट, और एक बड़ी मूव जो यहाँ पर आई है वो डॉलर इंडेक्स में आई है, रुपए में आई है। दिनेश जी, अब यहाँ पर क्या लेवल्स वॉच करें? बिल्कुल 105-50 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेसलाइन है और 107 का इसका रेजिस्टेंस है।
मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस तो बहुत ही कंफर्टेबली ब्रीच किया है और उसके ऊपर निरंतर सस्टेन भी कर रहा है। आई थिंक 109 रुपया 40 अपसाइड ये इसमें देख सकता है, और डाउनसाइड अगर 106.80 के यहाँ आता है तो इसमें यहाँ से दोबारा बाइंग और डिलीवर कर आएगी। तो ओवरऑल जो रेंज है मुझे लगता है कि डाउनसाइड 106.80, अपसाइड 109.40 का लेवल है। ऑल राइट, यानी कि रुपए में और डेप्रिसिएशन आगे बाकी है और काफ़ी ज़ोरदार गिरावट भी हमने बनते हुए देखी है। आपको याद दिला दें कि इस साल में अब तक करीबन 6% की तेज़ी डॉलर इंडेक्स दिखा चुका है और 2.25% की गिरावट के साथ रुपए में अब तक यहाँ पर कारोबार है और नित नए रिकॉर्ड लोज यहाँ पर बनते हुए नजर आए भी हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी, विकास, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज से दर्शकों को अवगत भी कराने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे नेशनल रेनफेयर एरिया अथॉरिटी के CEO अशोक दलवाई से, जानेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में 2025 से क्या उम्मीदें हैं। नेशनल रेनफेयर एरिया अथॉरिटी के CEO अशोक दलवाई अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। और 2024 एक बेहतर साल के तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी सरकार की तरफ से वो ईज ऑफ होते हुए देखी, फिर चाहे वो चावल के लिए थी, गेहूं में OMSS आया, एथनॉल को हमने यहाँ पर बढ़ावा आते हुए देखा और पल्सेस में भी यहाँ पर कुछ बढ़त देखने को मिली, एडिबल ऑयल में 20% की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी, तो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। 2025 में अगर कोई 5 चीज़ों को आप ध्यान देना चाहें जो आपको लगता है सरकार को देखनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? मैं मानता हूं कि हमको प्रोडक्शन मैट्रिक्स जो है उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। 50 साल से हम खाली क्रॉप सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते आए हैं, वो भी उसमें विशेषकर पैडी और व्हीट पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहा है। तो मैं मानता हूं कि प्रोडक्शन मैट्रिक्स को बदलते हुए हमारा जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्स जैसे पानी है, जो ग्रोथ इंजन से आज का हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी एंड एक्वाकल्चर को ज़्यादा देने की आवश्यकता है। ये नहीं कि क्रॉप्स नहीं चाहिए, क्रॉप्स तो चाहिए, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स तो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, मगर ग्रोथ इंजन्स को समझते हुए हमारा रिसोर्सेस को रीएलोकेट करना चाहिए। सेकेंड, क्रॉप सेगमेंट में भी हमारा तो बहुत डाइवर्स क्रॉपिंग सेगमेंट है, सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, कमर्शियल क्रॉप्स है। आज तक हमारा लार्ज स्केल कमोडिटी सेंट्रिक अप्रोच रहा है, क्योंकि हमारे देश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा है, लैंड डिवीजन फ्रैगमेंटेशन भी ज़्यादा है। हमको एग्रो इकोलॉजी के अनुसार अगर प्रोडक्शन सिस्टम को लागू करेंगे और प्रोडक्शन सिस्टम को उस तरीके से इंसेंटिवाइज करेंगे, तो मैं मानता हूं कि किसानों को लाभ जरूर होगा, उसके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी लाभ होगा, क्योंकि उनको जो प्रेफरेंस कमोडिटीज है वही मिलेगा। कर्नाटक में उदाहरण एक पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया है, जहां उनको मिलेट्स और पल्सेस को एग्रो इकोलॉजी के अनुसार पैदावार करने के लिए एक सपोर्ट दिया गया था। उनका ईल्ड में 30% इंक्रीज हुआ है। तो इसी कारण से मैं कहता हूं कि माइक्रो क्लाइमेट प्रोडक्शन सिस्टम, क्योंकि हमारे देश में 120 सब एग्रो इकोलॉजीज है, तो इसी के अनुसार अगर करेंगे बहुत अच्छा होगा। एक कमेटी का मैं चेयरमैन था, वहां मैंने पूरा देश का हर डिस्ट्रिक्ट एनालाइज किया हूं और वो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, उसके अनुसार क्रिटिकल क्रॉप कौन सा है, मॉडरेट क्रॉप कौन सा है और अच्छा सा क्रॉप जो सूटेबल क्रॉप क्या है। अगर इसी को आप देखें, अगर इसी जो एनालिसिस को मैंने सबमिट किया हो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर को, अगर उसके अनुसार वो प्रमोट करेंगे, मैं मानता हूं कि ये जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज का रिस्क भी नेगोशिएट होगा। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मैं समझता हूं कि क्लाइमेट चेंज के कारण से ये हीट स्ट्रेस और प्रेसिपिटेशन स्ट्रेस बढ़ रहा है, वेरिएबिलिटी ऑफ वेदर बढ़ रहा है, तो सीजनैलिटी चेंज हो रहा है। तो इसलिए एक रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फोरकास्टिंग, पेस्ट हो, डिसीज हो, वेदर हो, प्राइसेस हो, डिमांड हो, हर प्रकार के फोरकास्टिंग को कर करके रियल टाइम एडवाइजरी दे सकते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली मैं समझता हूँ रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा टेक्नोलॉजी, सेकेंड ये रिस्क
कवरिंग स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और तो सोशल सेफ्टी नेट जैसे प्रधानमंत्री मानधन योजना है, या पीएम किसान योजना है। अगर इस तीनों को इकट्ठे करके, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट चेंज का प्रभाव होता होगा, या प्राइस वेरिएशन होता होगा, या फ्लक्चुएशंस होता होगा, तो अलग अलग प्रकार के इंटरवेंशन जरूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अब डिजिटल टेक्नोलॉजी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एग्री स्टैक को खड़ा किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। उसके साथ हमारा जैम ट्रिनिटी जैसे जनधन अकाउंट, मोबाइल और आधार का एक प्लेटफॉर्म भी है, तो रिस्क मैनेजमेंट ठीक तरह हो सकता है। थर्ड, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आज भी लगभग 10% से 16% तक हमारा फूड लॉस हो रहा है, क्योंकि हम फार्म गेट से मार्केट को पहुंच नहीं पा रहे हैं हमारे किसान। तो इसलिए एग्री लॉजिस्टिक्स एंड प्रोसेसिंग के साथ मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ये अच्छा किया है सरकार ने कि जो एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अब तो स्थापित किया गया है, तो इंडिविजुअल फार्मर्स को भी लाभ मिलेगा उनका प्राइमरी प्रोसेसिंग स्टोरेज फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा हर ग्राम पंचायत में एक एक स्टोरेज गोडाउन को करने का भी उनका एक जो टारगेट है, ये सब किसानों को लाभ मिलेगा इससे। और इसमें मार्केटिंग के बारे में हमको थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे देश में 2700 एपीएमसी प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स है, 4500 हमारा सब मार्केट्स यार्ड है, मगर आज तक 1200 मार्केट्स मात्र हमारे ई नैम पर जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस साल 2025-26 में हमारे जितने एपीएमसीज है, प्रिंसिपल मार्केट यार्ड्स एंड सब मार्केट यार्ड्स को इंटेग्रेट करना चाहिए, और साथ साथ एपीएमसी को लिबरलाइज करके, अमेंड करके, हर अलग राज्य से ट्रेडर्स को प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करने का उचित है। ये ई नैम के साथ असेसिंग लैब जहां ये क्वालिटी टेस्टिंग हो सकता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्वालिटी टेस्टिंग लैब होगा, क्वालिटी टेस्टिंग लैब होगा, उसे एक फायदा है, खाली डोमेस्टिक मार्केटिंग के नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी लाभ होगा, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे क्वालिटी पैरामीटर्स को अडहियर करना पड़ेगा। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। एंड द फोर्थ वन में एक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना चाहता हूं कि क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो कॉमन हो रहा है, मगर किसान कैसे यूज कर सकते हैं? किसान तक पहुंचने के लिए हर किसान के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, इसलिए एक तरीके से अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मोबाइल खरीदने के लिए कुछ सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और कॉमन सिटीजन सर्विस सेंटर जो है उसको रोबस्ट करना चाहिए, ताकि जिनके पास मोबाइल फोन्स नहीं है वो कॉमन सर्विस सेंटर से भी एडवाइजरी वो पा सकते हैं। तो और फिफ्थ में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा स्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो मार्केटिंग पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। अब मार्केटिंग का मतलब है खाली डोमेस्टिक मार्केट नहीं, एक्सपोर्ट मार्केट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब हमने 2018 में एक एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को अपनाया और हमारा ध्येय था कि हम 5 साल में हमारा एक्सपोर्ट को डबल करेंगे, तब 36 बिलियन यूएसडी डॉलर था। अभी हमको डबल करने हमने नहीं किया है। 2022-23 में सबसे ज़्यादा हुआ, 52 बिलियन यूएस डॉलर हमारा एक्सपोर्ट हुआ, मगर वो घटकर 48 हो गया 2023-24 में। इसका मतलब है अभी तक हमारा एक्सपोर्ट जो है अभी स्टेबल नहीं है, मगर इसके लिए अब तो हमको ब्रॉड बेस करना चाहिए एक्सपोर्ट का, क्योंकि आज भी 5-6 कमोडिटीज पर ज़्यादा हमारा ध्यान है, जैसे राइस पर है, या फिशरी पर है, मरीन प्रोडक्ट्स पर है, बफेलो मीट पर है, और कुछ टेक्सटाइल्स पर है। मगर हमको कम से कम 50 कमोडिटीज पर
ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बेस बढ़ेगा, ताकि हर साल जो फ्लक्चुएशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये 5 में इंटरवेंशन समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और इसके साथ क्रेडिट इंटरवेंशन एक मैंने उस पर भी मेरा ध्यान देना उचित है, क्योंकि आज भी 54% किसान मात्र ये जो किसान क्रेडिट कार्ड और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में कवर हुआ है। हमको 100% फार्मर्स, क्रॉप ग्रोइंग फार्मर्स, एनिमल डेयरी फार्मर्स, फिश फार्मर्स, सबको किसान क्रेडिट के द्वारा उनको पहुंचाना चाहिए। खाली क्रॉप प्रोडक्शन लोन नहीं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी देना उचित है। एक अच्छा इनिशिएटिव जो सरकार ने शुरू किया है, अब तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन वो कर रहा है, कि हमारे देश में जितने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, खाली उड़ीसा स्टेट में उनका कंप्यूटराइज हुआ था, अब सारा पूरा देश में कंप्यूटराइज करने का एक टारगेट दिया गया है। पैसा भी उसके लिए रखा गया है, मिनिमम 2600 करोड़। जब एक साल में पैक्स का कंप्यूटराइजेशन होगा, और वो ये जो हमारा जो हमारा डीपीआई है, एग्री स्टैक, ये डीपीआई और पैक्स अगर जो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो एक एक किसान को क्या मिल रहा है हम मॉनिटर कर सकते हैं। ऑल राइट, क्लियरली डॉक्टर दलवई, एक मास्टर क्लास थी जो आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर की है कि कौन सी टॉप 5 चीज़ें हैं जो 2025 में ध्यान देने की ज़रूरत है, और आशा करते हैं कि सरकार के ध्यान भी यहाँ पर होगा। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एज ऑलवेज। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।